So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 6 for OSHA General Industry. ये हमारा सेशन डेडिकेटेड है आपकी असेसमेंट के लिए, आपकी टेस्टिंग के लिए, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन का नाम देते हैं। और ये टॉपिक्स ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो काइंडली आप कोशिश करें अच्छा बोले, और फिर जब आप इसको रिव्यू करना चाहें तो एलएमएस के ऊपर ये पड़ी होगी, और वहां से आप जाके अपनी कारकर्दगी खुद भी देख सकते हैं कि मैंने कैसा बोला। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज मैं आपको इस पे शुरू करते हैं अभी, क्योंकि दो तीन लोग और भी आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह अभी दो लोग आए हैं, दो तीन और आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इन द मीन वाइल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, ये कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, एलएमएस के बारे में। आप देखें यहाँ पे मैं जो है वो इंशाल्लाह आगे जो मॉड्यूल 6 है आज का, वो भी अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि अब जिन लोगों ने साइन अप किया था वो मतलब है कि लीडर बोर्ड में नजर आ रहे होंगे, मेरा ख्याल है यहाँ पे। अच्छा नहीं, यहाँ पे नजर नहीं आता, एक सेकेंड, इस कोर्स के अंदर किया था ना। वो आपके पास लीडर बोर्ड में नजर आ रहे होंगे जिन लोगों ने साइन अप किया था। शायद इसमें मेरा ख्याल है कि अरे देखते हैं इसमें, नहीं इसमें अभी अपीयर नहीं हो रहे। बहरहाल वो उसमें आ रहे होंगे। आप मेरे जो पास जो मेरा बैकएंड का सिस्टम है ना, ये जो फ्रंट एंड में आपको दिखा रहा हूँ, बैकएंड का सिस्टम है, उसमें आपका डिस्प्ले हो रहा है कि आपने साइन अप किया। मतलब उसमें दो किस्म के स्टेटस हैं, एक तो है आपके रैंक्स और एक है बैजेस। ठीक है ना। जो जो आप पॉइंट्स अचीव करते जाते हैं, आपके रैंक बढ़ते हैं और साथ साथ आपको बैज मिलते हैं। ठीक है ना, बैजेस मिलते हैं। और इस तरह आप अपने आप के रैंक को प्रमोट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एफर्ट्स यू पुट इन टू लर्न समथिंग आउट ऑफ ऑल दिस ट्रेनिंग्स। ठीक है ना, ये आपकी मकसद के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। अब चाहे तो फायदा उठाएं, ना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। अच्छा जी, बाकी लोग आ गए हैं, वेरी गुड। मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन टॉपिक। ये देखिए, ये चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी में रिकॉर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये एलएमएस का मकसद क्या है कि आपकी सारी एक्टिविटीज इसमें रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, आप रिव्यू भी करना चाहें, आप अपनी प्रोग्रेस को रीचेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आप कोई भी चीज पॉइंट आपके दोबारा जहन में आता है, उसको दोबारा चला के आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको हमने जूम आउट करना हो तो ये प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे नीचे इसके एरोज होते हैं, अगर इसके ज्यादा पेज हो तो वो ये वाइट हो जाता है। आप अगले पेज पे जाना चाहें, पिछले पेज पे आना चाहें, ये जो व्हाइट कलर का डाउन एरो है ये डाउनलोड के लिए, कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसको एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। नंबर एक तो इंट्रोडक्शन टू ओशा का टॉपिक है, फिर एक्सप्लेन हाउ अ सुपरवाइजर कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ de, de, de día. काइंडली मुहिम इनकी फाइट क्लोज करवा दें। ठीक है जी। आउटलाइन द बेनिफिट्स ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे, हैजर्ड रिकग्निशन या जॉब सेफ्टी एनालिसिस, या हाउ टू रेफरेंस एंड कंसल्ट ओशा लीगल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये 9 टॉपिक्स हैं जो पहली 4 क्लासेस के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उनके बारे में आप में से किसी को कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, या मैं आपको चले चॉइस देता हूँ, आप अपनी पसंद का टॉपिक चूज कर लें। चले, ये आपको इस दफा मैं थोड़ी कंसेशन कर लेता हूँ। तो कौन पहले स्टार्ट करना चाहेगा? आप में से कोई विलिंग है जो इनिशिएटिव हो, जिसके अंदर के मैं पहले बोलना चाहूंगा? और आप जी, जी मिस्टर अबसार, आपने हैंड रेज किया, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वंडरफुल।
आप काइंडली अपनी मर्जी का टॉपिक चूज करें और कम से कम 3 से 4 5 मिनट भी आप लगा सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन आप हमें एक्सप्लेन करें उसके बारे में। ठीक है, ऐसे ही है जैसे हम स्टूडेंट हैं, आप ट्रेनर हैं, ठीक है जी, उस तरह आपने एक्सप्लेन करना है एक चीज को, ठीक है जी, जो स्टार्टअप। Fine. Sir, first of all, I would like to uh, introduce the OSHA. What is OSHA, when it was established, and what was the purpose and science behind it? Actually, when we are on a work site, we usually come to happen with different accidents that are the a routine of our and our workplace. Sir, actually, I'm suffering from throat ache, so that's why I have to stay between my conversation. नो प्रॉब्लम, आप आपने जिस Now, तरह इजी समझते there हैं are आप some बोलें। standards. हाँ जी बिल्कुल, प्लीज Thank you, sir. कंटिन्यू करें। Actually, the purpose of OSHA is to reduce the minimum risk, risk and endanger the life of the laborers who are working somewhere. And it is an act which was established in 1970 by USA. They were the pioneer of this project, and the main purpose of this is they want to enhance the productivity and the gross production of a company or an institute. Why? Because if our environment is good, then the laborers are, our workers are provided good environment. They would be able to produce their 100% result, and it would be the beneficial for the both the owner, the company, and the laborers. Because if the company runs smooth, their increment, their salaries, and their fringe benefits would be also increased. But if a company suffers from decline, then it would be harmful for the company. So these were the standards, because ultimately the um, any any firm, any institution, any factory is the outcome of two things: the owner, the investor, and the laborers or workers who are working there. So if both units of the company works properly, then the company would be able to produce and generate good profits, and its recognition would be worldwide, and the people would like to join the company. People would like to wish to have opportunity in such institutions. So that's why uh, there are some standards that have been OSHA introduced for the workers to provide them safe and hazard-free environment. There are different hazards when we are on workplace, and the OSHA is actually deals with these things. For example, there are the main source which we may involve here is that as we know that there is ignition or fire broke up in the different areas of a company or different sections of a company. If there are workers are trained or safety officers are trained, then they would be able to better deal with the thing, and the timely assistance would help the company and its loss. And there would be some lives that would be saved from or preserved from the casualties and fatal uh, fatal injuries or life-taking injuries, etc. दैट्स गुड। अच्छा, मुझे So, काइंडली सिर्फ ये बता दें, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा बोला। अब मुझे ये सिर्फ बता दें कि ये जो विसल ब्लोअर रूल है, ये क्या है ओशा के अंदर? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस विसल sir, ब्लोअर एक्ट? sir, actually, whistleblower act is a thing when a worker is working somewhere, and if he thinks that he is unsafe, or he is putting to work in an environment which would be the unsafe for him, or he would feel uneasy there, then he authorized to contact OSHA through the email or their helpline to visit and request them to visit the company and relieve its impacts.
concerns. वेरी वेल डन, जबरदस्त, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, and we are really happy for your efforts and your way you explain these things. That's wonderful. So thank you again. So next है जी हमारे पास जी मतियो रहमान, आपने हैंड रेज किया, इसका मतलब है यू आर रेडी. So it is your turn, Mr. Matiur Rahman. You can start up any topic you can select and explain us what that topic means. Please go ahead, start. अस्सलाम एवरीवन. सर मैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस पे इनकी अपनी प्रेजेंटेशन क्लियर करना चाहूँगा. Hmm. जी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है हमारी सिस्टमैटिकली प्रोसीजर दैट इंडिफाइन प्रोटेक्शनल हैजर्ड इन अ जॉब ऑफ टास्क. इनके मेन इसमें हमारा ये होता है कि हमने जहाँ पे हम अपना वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे देख सकते हैं कि हम हैजर्ड कौन कौन से हमें पेश आ सकते हैं, कौन कौन से खतरात हैं वहाँ पे, जिसको हमारा मेन मकसद होगा जॉब एज ए जॉब सेफ्टी के लिहाज से कि हमें उस चीज़ को कवर किया जाए, उस प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें देखा जाए कि वो खतरा अगर इस तरह का आ रहा है तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं वहाँ पे उनको इस चीज़ की परेशानी ना हो. Hmm. तो उस जगह पे हमें सबसे पहले ये देखा जाए कि हम जैसे वर्क परमिट एक बनवाते हैं, पहले जाके वहाँ का विजिट किया जाए, जिस वजह से वहाँ पे जो जो इश्यूज हो सकते हैं. सपोज हमने वर्क की हाइट पे काम करना है, हाइट पे हमें क्या क्या हमें इनके खतरे आ सकते हैं. एक फर्स्ट ये कि हमें वहाँ पे ऐसे पर्सन को भेजा जाए जो उसे हाइट फोबिया ना हो, वो सेहत के लिहाज से ठीक हो, उससे उस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन उससे लेनी चाहिए. फिर बाद में वो वहाँ पे वर्क जो करने जा रहा है उसकी आई साइट हर चीज़ परफेक्ट है. ये ना हो कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ क्योंकि उसका चक्कर है, कुछ भी हो सकता है, वो गिर सकता है. और सबसे मेन बात कि वो बेल्ट पहन के जा रहा है कि नहीं पहन के जा रहा. जो सेफ्टी बेल्ट होती है हमारा, उसका मकसद ये था कि जाते ही जैसे वो सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहा हो ऊपर की तरफ, सबसे पहले ये कि उसने अपने आप को लॉक करके कि स्टेप ऊपर बढ़ाने हैं. ये नहीं, कुछ पर्सन इस तरह भी कर सकते हैं कि उसने लॉक नहीं किया, साथ लेके जा रहे हैं, ऊपर जाके लॉक लगाएंगे कि नहीं, ये गलत है. उन्हें चाहिए जैसे जैसे वो स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वो एक एक लॉक लगाते जाए, ताकि वो सेव रहे. पाँव फिसल सकता है, या फिर जो हम वो मार्केट हाइट पे जो उन्होंने वो स्टेप्स बनाए हुए हैं बाकायदा, वो बनाते हुए कोई लूज हो गया, कोई नट, कुछ भी हो सकता है, वो गिर सकता है. जिस वजह से उसे बेहतर चाहिए कि वो हर स्टेप को देखता जाए. और एज अ जो सेफ्टी एनालिसिस ने इस चीज को फोकस करना है कि वो वहां पे इजीली अपने आप को वहां पे पहुंच जाए. पहुंच जाने के बाद वहां पे उसने ऊपर जाके अपने इर्द गिर्द उसके बाउंड्री लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, Hmm. उसके इनके मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अगर वो झुक के कोई चीज नीचे से उठा रहा है जहाँ पे वो खड़ा हुआ है स्टेप पे, तो उसके इर्द गिर्द इतनी बाउंड्री होनी चाहिए कि वो उसमें कवर हो जाए. ना कि ये हो कि 1 फुट 2 फुट जितनी बाउंड्री लगा दियो कि ये सेव है, ये सेव नहीं है. हाइट पे सेव इतना होना चाहिए कि उसकी बॉडी 70% टू 80% कवर हो जानी चाहिए Hmm. उसके बाउंड्री से, ताकि वो सेव रह सके अंदर. फिर जैसे वो काम उसने किया है, ये नहीं कि जी सुबह के वो 8 बजे गया है, शाम को वो काम फिनिश करके आएगा. नो, उसको हर चीज वहां पे प्रोवाइड कर दी जाए. सपोज उसे पानी का पर्सन एक जाए उसके लिए, उससे पूछने के लिए कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, या उसको ब्रेक दी जाए. तो मैं इसके ऊपर ये कहना तो वैसे ये अभी कम है, इसके लिए वो ज्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि काफी हाइट पे काम करना बहुत प्रॉब्लम होती है. वो हमने भी नेटवर्किंग में हाइट पे काम किया है, उसमें हमें भी काफी कुछ फेस करना पड़ गया था. तो सर मेरे लिए तो यही है, सही, प्लान कर सकता. चलें, चलें, गुड है. थैंक यू फॉर योर टाइम. एक्चुअली you selected a job, work at height for your topic for job safety analysis. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक दफा री एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेसिकली जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक मेथड है
टू असेस द जॉब्स रिस्क, ठीक है ना। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस में 4 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। कितने किए थे? 4 एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट क्या था? वी डिस्कस्ड कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द जॉब विच इज मोस्ट हेजर्डियस। जब हम किसी वर्क साइट पे जाते हैं, सबसे पहले हमारा टास्क ये होता है कि जो सबसे, जैसे आपने सिलेक्ट कर लीजिए कि वर्क एट हाइट की जो जॉब है ये मुझे ज्यादा रिस्की लगती है क्योंकि इसमें पास्ट रिकॉर्ड है एक्सीडेंट्स का, इंसिडेंट्स का, तो मैं एनालिसिस के लिए इस जॉब को सिलेक्ट करता हूँ, राइट। आपका पहला टास्क हो गया कंप्लीट कि आपने वर्क एट हाइट की जॉब को एज ए टास्क सिलेक्ट कर लिया। दूसरा आपका एलिमेंट क्या है जॉब सेफ्टी एनालिसिस का? कि आप उस जॉब को, उस टास्क को स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक डाउन मतलब उसको शॉर्ट स्टेप्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम आप उसमें 10 पॉइंट्स जो है वो, 10। तो उसमें आप कन्वर्ट करें, ठीक है ना। अब एक वर्क एट हाइट की एक जॉब है, ये टास्क है, ये ऐसे तो नहीं है कि एक ही स्टेप है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप होते हैं। मसलन सबसे पहले वर्कर्स ने असेंबल होना है, उससे पहले वहां पे प्लेटफॉर्म का बनना है, उसके बाद वर्कर्स की ब्रीफिंग होनी है, उन्होंने मतलब जो काम करना है उसके बारे में ब्रीफिंग होनी है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होना है कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर राइज करना है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी, उससे पहले राइज करने से पहले अपनी फॉल प्रोटेक्शन वगैरह पहननी है, ठीक है। और जब काम करना है तो उन्होंने ये चेक करना है कि वो गार्ड रेल्स वगैरह प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। मतलब इस तरह आप अपनी जॉब को अपने स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आप स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आप हर स्टेप को डीपली एनालाइज करते हैं कि क्या, कि उस स्टेप के अंदर कोई हैजर्ड मौजूद तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है। मसलन फर्ज करें कि ब्रीफिंग भी प्रॉपर हो गई, आपने ये वाला स्टेप एनालाइज किया, ब्रीफिंग में आपको कोई हैजर्ड नजर नहीं आया। उसके बाद जब वर्कर हाइट पे गए, ये दूसरा स्टेप हो गया, इसमें भी आपको कोई हैजर्ड नहीं नजर आया। लेकिन जब वो ऊपर हाइट पे काम कर रहे थे, उसमें आपने तीसरा स्टेप इसको कंसीडर किया, तो आपने देखा जो वो गार्ड रेल है जो इर्द गिर्द लगी हुई है, जैसे आपने बताया अभी कि वो उनकी 70-80% हाइट को कवर नहीं करती। यहाँ पे इस स्टेप पे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये वाला रिस्क, ठीक है, ये वाला हैजर्ड, कि गार्ड रेल की हाइट कम है। क्या हो गया? आपको आसानी हो गई ना, कि मतलब जब आपने एक जॉब को स्टेप्स में कन्वर्ट कर लिया तो आपको उसके अंदर खतरे को ढूंढने में, यानी हैजर्ड को, रिस्क को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई। तो जब आपने उसको असेस कर लिया, यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसके बाद आप देखें कि ये खतरा किस नोयत का है। मतलब क्या ये लो लेवल का रिस्क है, मीडियम लेवल का है, या हाई लेवल। मसलन अगर आप 5 फीट की बुलंदी पे काम कर रहे हैं और गार्ड रेल आपकी ठीक नहीं है, मतलब हाइट पे नहीं है प्रॉपर, अब उधर से अगर एक बंदा गिरता है 4-5 फीट की हाइट से, अगर गिरता है तो उसको ज्यादा इंजरी नहीं होगी, नॉर्मली यही होता है ना। तो दैट मीन्स कि वहां पे लो लेवल का रिस्क है लेकिन लो लेवल। अगर वही हाइट अगर 50 फीट की है, तो वहां पे गार्ड रेल मिसिंग है या टूटी हुई है या अपनी हाइट के मुताबिक नहीं है, तो वहां से बंदा अगर गिरेगा तो उसको काफी हैवी इंजरी होगी, ठीक है ना। वो मीडियम लेवल का। अगर 100 फीट की बुलंदी के ऊपर है, वहां से खुदा नास्ता बंदा गिर जाता है, तो वो हाई लेवल का रिस्क होगा। तो क्या होगा, ये आपने रिस्क का को असेस भी कर लिया कि रिस्क किस लेवल का है। अब जब आपने कंट्रोल मेजर्स बनाने होते हैं ना, मसलन कंट्रोल मेजर क्या है कि आपने उस स्टेप आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर आपने ये आइडेंटिफाई किया जी कि ये गार्ड रेल जो है इसकी हाइट कम है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें वर्कर गिरने का खतरा है। तो आप क्या करेंगे इसका कंट्रोल मेजर? इसको कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है कि आप अपनी जो भी मतलब है कि रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें ये चीज मेंशन करेंगे जी कि आई फाइंड आउट दिस हैजर्ड एंड द कंट्रोल मेजर इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। अगर तो 100 फीट की बुलंदी पे काम कर रहे हैं तो फिर स्टॉप एट वर्क करें, फौरी तौर पे। हाई रिस्क है वहां पे काम अलाउ ही नहीं करेंगे आप। अगर मीडियम लेवल का रिस्क है तो आप वहां पे मेंशन करेंगे अपने कंट्रोल में कि ये जो गार्ड रेल है ये विद इन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या एक दिन के अंदर ये करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर लो लेवल का रिस्क है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी, वर्किंग जारी रखें आप, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो कंट्रोल मेजर्स फिर आपने सजेस्ट करने होते हैं अपनी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। इस तरह ये आपका जॉब सेफ्टी एनालिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अंडरस्टूड? सबको समझ आ जाए आगे इस प्रोसेस की?
affirmative sir, understood. जबरदस्त जबरदस्त। अगला सर जी। चलें, गुड। अच्छा जी, अब कौन है जी नेक्स्ट हमारे साथ? इमरान अली, आप? सर जी सर श्योर सर श्योर मैं श्योर, प्लीज प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू करें। sir, I would like to express my wordings hazard recognition sir. श्योर। Sure. Sir, I will cover this topic in mainly three steps. That is introduction to hazard recognition, type of hazards, and importance of hazard recognition. And sir, coming towards first step, that is introduction to hazard recognition. Hazard recognition is a critical component of workplace safety. You know, sir, as outlined by Occupational Safety, that is OSHA, it involves identifying potential source of harm or danger in work environment before they lead to accident or injury, sir. Anyone here, sir? यस यस, प्लीज कंटिन्यू, स्पीक अप। Okay, sir. Sir, next is the type of hazards. Type of hazards are, sir, first one is physical hazards, chemical hazards, biological hazards, and ergonomic hazards. And first one is physical hazard. These include environmental factors that can harm, such as slippery floors, unguarded machinery, extreme temperatures. Recognizing these hazards, sir, these hazards helps in taking preventive measures like installing safety guardrails and improving housekeeping. Housekeeping, sir, it means uh, taking the things in a shape in proper ways. यस I'm speaking right, sir? यस यस, यू आर राइट। Okay. The second one is, sir, a chemical hazard. Exposure to harmful chemicals can occur in various industries. Recognizing chemical hazards involves understanding and labeling requirements. If employees are informed about the risk associated to hazards, then we can I think take the good steps to prevent the employees and the industry from the hazards associated with the risks. Third one is, sir, biological hazard. But, sir, these hazards arise from involving the employees with bacteria, viruses, and like the modes. Recognizing biological hazards is essential in healthcare settings and laboratories where proper sanitation and protective equipment are crucial. Yes. Sir, the fourth one and last type of hazard is ergonomic hazard. This is related to workplace design and physical demands placed on employees. Sir. Recognizing ergonomic hazards involve assessing workstation and tasks to prevent musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder, sir, ये होता है जिस तरह के जो इंसानी ढांचा है हड्डियों का, इसमें किसी किस्म का वो खिंचाव आ जाता है, मसल्स या पे स्ट्रेस आ जाए, आपके जो जो मस्कुलर आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, मसल जो हैं, इनके ऊपर जब स्ट्रेस जी आता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं। मसलन अगर आप डिसऑर्डर, ओवर सर, रीच कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं, मतलब एक हाथ को आप बार बार जो है वो अपनी रीच से ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं, या आप कमर के बार बार झुक रहे हैं, तो उससे क्या आपके जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, तो उसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आपको हो जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाज़ का मसल जो है उनके सेल जो होते हैं वही डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं काफी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। अर्गोनॉमिक्स जो है आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, स्पेशली जो वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर लोग जो एट ए सिटिंग पोस्चर कंटिन्यूअसली आवर्स एंड आवर्स काम करते रहते हैं, या मतलब है कि आप ऐसी कंप्यूटर ऑपरेटर, सर, जिस तरह होते हैं। यस यस, मतलब उनके आई के जो मसल्स होते हैं इनके ऊपर स्ट्रेस आता है, बार बार टाइपिंग करते हैं, उनके जो फिंगर्स होते हैं इनके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है। इवन आप अपनी मिसाल लेंगे, आप एज ए डाइवर जब आप प्रेशर के साथ डाइव करते हैं, आपके मसल्स जोर लगाते हैं, बॉडी जब जोर लगाती है तो उन पे स्ट्रेस आता है ना, जी, तो स्ट्रेस होते हैं, कंप्रेस होते हैं, सर जी, कंप्रेस होते हैं। यस,
तो दिस इज व्हाट वी कॉल ओवर एक्सर्शन। अगर आपको मुसलसल किसी एक इस तरह की सिचुएशन में स्विम करना पड़े, डाइव करना पड़े, तो मतलब है कि एक हद तक तो आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी चीज, आपके मसल जो है वो ओवर एक्सर्शन हो जाएंगी, तो वो उनके ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से वो प्रॉब्लम करेंगे, और इन द लॉन्ग रन मतलब क्रोनिक इम्पैक्ट आएगा, वो उसमें ज्यादा सिवियर इंजरी भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए Affirmative. जब भी ही इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके किसी वर्क एक्टिविटी की वजह से आपके किसी मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग हो रही है या पेन थोड़ा बहुत फील हो रहा है, कोई सिम्टम आ रही है, तो इमीडिएटली उसको एड्रेस करें, ठीक है ना। अपने वर्कर्स को ट्रेन Right. करें, उनको बताएं कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन आप फेस करते हैं तो आप हमें आके बताएं, ठीक है ना। आप उनको देखें, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो उनके साथ जिस तरह डॉक्टर के साथ कोई मरीज जो है ना वो दार ही लगा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग होते हैं ना, इनके साथ अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। कि वर्कर कोई बहानाबाजी करेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये जो चीजें बता रहा है मुझे ये ठीक नहीं है, अगर वो कोई बहाना करेगा। लेकिन अगर वो सही बात कर रहा है, अगर आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, बताया हुआ है, तो फिर आप उसका तदारक करें, उसकी रोकथाम करें, उसकी प्रिवेंशन करें, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि आप उसको मतलब डांट हेल्प दें, करनी चाहिए सिस्टम। ठीक है ना, बजाय इसके कि आप उसको डांट दें, आप उसका कोई सोल्यूशन आप अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करें, और उसका कोई वायबल सोल्यूशन जो है वो, कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, या उसको रेस्ट की जरूरत है, या उसको मेडिकल केयर की जरूरत है, या वट एवर जो भी उसके लिए नीड है उसको प्रोवाइड करें। सो मिस्टर इमरान अली, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, एक्सीलेंट, सर एंड यू हैव परफॉर्म्ड वेल। दैट्स वंडरफुल के पॉइंट वाइज आपने उसको एड्रेस किया, पहले उसको एक्सप्लेन किया, देन यू हैव एक्सप्लेन द कैटेगरीज एज वेल, एंड देन फाइनली you describe the control measures as well. So identification of the hazards, this is the first step. Then the second one is we should categorize them according to the defined categories, ठीक है, and then we have to assess them that to what extent they can be dangerous, ठीक है ना। देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग जो है ना, affirmative. वो बड़े बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं। जब हम हेल्थ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर एक टर्म यूज होती है, जब आप हाई लेवल की सेफ्टी सीखते हैं ना, जैसे ये डिप्लोमा वगैरह करते हैं, या जो मतलब है कि हाई लेवल की सेफ्टी, उसमें इस तरह की जो रिसर्च बेस्ड चीजें हैं ये आती हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन नहीं बनते। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग होते हैं वो सोल्यूशन तलाश करते हैं जो इकोनॉमिकल हो। मतलब आप ये देखते हैं कि यार ये जो हैजर्ड है इसके अगेंस्ट जो कंट्रोल मेजर्स है ये इफेक्टिव कितना है, क्या इससे हमें जो फायदा होगा। ये तो नहीं है कि मतलब आप मतलब है कि एक डिपार्टमेंट में गए हैं, वहां पे आपने देखा जी कि मशीनरी थोड़ी शोर कर रही है, तो आप कहें जी पूरा प्लांट चेंज करो जी। आप पूरे मैनेजमेंट को कहें जी ये तो बड़े खतरे वाली बात है, आप पूरी मशीनरी चेंज करें। अब मैनेजमेंट जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएगी कि यार ये कैसे हो सकता है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा कैसे करें एकदम। तो उसमें आप फिर वायबल सोल्यूशन की तरफ, उसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। आप उनको वो सजेशन देते हैं कि Right. जी इसको किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर से या मेंटेनेंस या रिपेयर करने वाली टीम से इसकी इंस्पेक्शन करवाएं और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाएं, तो इस तरह ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलवेज वेन एवर यू suggest or suppose Right. some control measures, always keep in your mind that this is your organization। आप उसको अंडर फाइनेंशियल बर्डन ना डालें। आप मतलब है कि लोगों को बचाने की फिक्र करें, ना कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन टू मच एक्सपेंसेस में पड़ जाएगी तो आपकी सैलरियां कहाँ से देगी, आपके पर्क्स कहाँ से देगी, प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हर बिजनेस का जो है वो मेन गोल एक ही होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। और ये हमारा सबका इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है कि हमारा जो बिजनेस है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलप करे, तरक्की करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ताकि उससे हमें सैलरी ज्यादा मिले, हमें पक ज्यादा मिले। इसलिए उसने हमें रखा हुआ है तो फैसिलिटेट करने के लिए, इसलिए नहीं कि हम उसके खर्चे करवाएं और उसको नुकसान करें और उसके साथ हम ये कर दें, मतलब सिर्फ इसलिए कि यार हमारी थानेदारी बची रहे या हम इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो ये ये माइंडसेट जो है ना, इसको अगर आपने प्रोफेशनल माइंडसेट रखना है तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ठीक है ना।
तो इंशाल्लाह सोल्यूशन भी मिल जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर इमरान अली, वेरी वेल डन एंड एक्सीलेंट। अब जी सर जी सर एक प्लीज। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था छोटा सा। श्योर श्योर। सर मैं जब स्टडी कर रहा था तो एक वहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती, 5 वाइज। हम्म। 5 वाइज, यस। WHY। जी इसकी मुझे समझ नहीं आ सकी। मैंने कहा सर से आपसे रिक्वेस्ट हाँ जी करूंगा जी बिल्कुल कि ये बिल्कुल। एक्सप्लेन कर दें, ये देखिए फाइव दिस फाइव फाइव वाइज, व्हाट वाइज इज हो दिस गई, 5 वाइज। इसके साथ आपने फिश बॉन्ड डायग्राम का लफ्ज भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली, बिल्कुल सर, जी। ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली जब इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आप डिटेल से लर्न करके ना सीखते हैं। अभी ओशा का जो मतलब ट्रेनिंग का जो जी स्कोप है उसके अंदर हमें बेसिकली बेसिक चीजों को बताना होता है। फिर हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी डिटेल ट्रेनिंग है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की जब आप डिटेल ट्रेनिंग करते हैं ना तो उसमें उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है। ये जो है ना 5 वाइज बेसिकली और फिश बॉन्ड, ये रूट कॉज को एनालाइज करने के टूल्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि जी आप जब इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे जो विटनेसेस होते हैं ना, उनके इंटरव्यूज करते हैं आप। इंटरव्यू का मकसद क्या होता है कि उस हादसे की जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये जो 5 वाइज की टेक्निक है ये वहां पे अप्लाई होती है टू एनालाइज द रूट कॉज। मतलब जो इंसिडेंट हुआ है उसको एनालाइज करके आप उस रूट कॉज तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। उसका एक मेथड होता है। 5 वाइज एक टेक्निक है, एक मेथड के तहत अप्लाई होती है, जिससे आप हादसे की जड़ तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपको टेक्निक अच्छी तरह अप्लाई करनी आती हो, एक दूसरी टेक्निक है फिश बोन डायग्राम, वो भी एनालिसिस का टूल है, मतलब रूट कॉज एनालिसिस में यूज होता है। और भी हैं, ठीक है ना, मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट की टेक्निक है, वो भी रूट कॉज एनालिसिस में यूज होती है, ठीक है ना। लेकिन वो मतलब आपको जब डिटेल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे प्रोसेस आपको समझाए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि ये रूट कॉज एनालाइज करने का एक टूल है, जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं कि ये हादसा क्यों हुआ। 5 वाइज का मतलब है कि 5 क्वेश्चन आप करते हैं अपने विटनेस से, ठीक है ना। हाउ, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। वो 5 वाइज इसलिए ओके use करते हैं, ओके ठीक है ना। ओके। तो आई होप थैंक कि यू सर। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जब कभी आप सर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिटेल ट्रेनिंग लेंगे तो इंशाल्लाह इस पे कैसे काम किया जाता है वो भी आपको सीखने का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में दो चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी में थैंक आप यू सर। जरूर सीखें, दो चीजें जरूर सीखें। नंबर एक रिस्क असेसमेंट, ठीक है, और नंबर दो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये दो समझ लें कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जान है। एक जो है वो क्या कहते हैं, ये प्रोएक्टिव टूल है। एक लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब आप जब हादसा हो जाता है तो आप इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उससे आप रेकरेंस को रोकते हैं, हादसा दोबारा होने से रोकते हैं। और जो रिस्क असेसमेंट होती है ये हादसे से पहले आपको परफॉर्म मतलब है कि वहां पे कंट्रोल मेजर्स लेने की सलाहियत देती है। तो ये दो चीजें जो है ना जिंदगी में जरूर डिटेल से सीखें जब भी आपको मौका मिले, ठीक है। ये मेरी आपको एडवाइस है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अली, सो वंडरफुल। अभी हमारे साथ कौन है जी? मोइन कुरैशी हैं या मत मोइन कुरैशी आप हैं? जी मोइन आप रह गए हैं मेरा ख्याल है, यस जी। जी सर, मैं रह गया। श्योर जी, प्लीज मोइन कुरैशी, जी नो जी सर। द स्टेज इज योर्स। प्लीज आप बोलें, अपना टॉपिक सिलेक्ट करें और फिर हमें बताएंगे कि उस बारे में आप क्या जानते हैं, प्लीज। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलें। जी। पहले तो हम बात करेंगे इस पे इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट की, जिसमें है बिजनेस का लॉस होता है और ऑपरेशन टाइम ज़ाया होता है, टाइम लॉस है, और डिक्रीज प्रोडक्शन है, फाइनेंशियल लॉस होते हैं, और कंपनी रेपुटेशन ख़राब होती हैं। हम्म और इसी तरह बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी इन्वायरमेंट है, इससे हमें टाइम की बचत हो जाती है और रिड्यूस कॉस्ट होती हैं। और इम्पैक्ट ऑफ
पे अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव वर्क होता है, इलनेस कम होती हैं और सीखने को मिलता है और प्रोडक्टिविटी वगैरह होती है। बस। दैट्स गुड। तो आपने तो वो पॉइंट वाइज पढ़ के हमें सुना दिया, मैं ये चाह रहा था थोड़ा सही सर। एक्सप्लेन भी कर देते आप। एनीवेज, बट ये है कि पॉइंट्स आपने अच्छे सारे कवर कर लिए हैं उसमें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि मतलब एक्सप्लेन। उनका अगर इंसिडेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और अगर सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो उसके जी। बेनिफिट्स क्या होते हैं। दैट्स वंडरफुल, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मतलब पॉइंट वाइज आपने हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन जरा थोड़ा और अगर एक्सप्लेन कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, बट इवन स्टिल यू डिड वेल। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह सबने। और ये आपकी एक्टिविटी रिकॉर्डेड है, मैं इसको जब उसमें एलएमएस में अपलोड करूंगा तो आप जब भी टाइम मिले आप इसको ओपन करें और फिर सुने, आप खुद अपने आप को सुने कि आपने क्या बोला, और फिर आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पे मुझे क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी और कहाँ पे मजीद चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। तो ये एक अपनी असेसमेंट होती है आपकी खुद की अपनी, ठीक है ना। और ये बड़ा जरूरी होता है, रिव्यू प्रोसेस, रीअसेसमेंट जो है ना, इसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखें, मैं आपको कभी भी वो मशवरा नहीं दूंगा जो कि लोकल प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। क्योंकि लोकल लेवल पे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को ज्यादा अहमियत नहीं देते, बल्कि पता ही नहीं होता हम जो हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिफिकेशंस करते हैं, क्यों इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन सीखते हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं और बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, डिटेल्ड होती हैं, इसमें चीज़ें एक्सप्लेन प्रॉपर की हुई होती हैं। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें तो बिलीव मी, देखिए मेरा कभी भी ये मकसद नहीं है कि आपको रटे वाला लर्नर बनाऊं। देखिए आपने कहीं पे फील किया कि मैंने आपसे कोई रटा लगवाया हो, मैंने आपको कहा हो कि यार ये वाला लेसन याद कर लो, यार ये वाला पॉइंट याद कर लो, ठीक है, नहीं, मैंने आपको ओपन एंडेड मतलब फील दिया, आपको कहा आप ब्रेनस्टॉर्म करें, खुद से अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने अल्फाज में बोलें। कोई बात नहीं, एक इशू को एक शख्स एक एंगल से बोलता है, दूसरा दूसरे एंगल से बोल लेता है, लेकिन उसमें एक नई चीज आती है, ठीक है ना। तो कभी भी जो है ना वो फिक्स्ड, मतलब हाँ कुछ जो मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप उनको तो चेंज नहीं कर सकते। मसलन अगर उषा ने कहा है कि जी 4 फीट से ज्यादा हाइट, वर्क एट हाइट कंसिडर होगा, तो उसको तो स्टैंडर्ड को आप नहीं चेंज कर सकते ना। लेकिन ये है कि आपको जनरली ये याद रहना चाहिए, होल की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। कहीं पे आप अगर वर्क कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखते हैं आपके सामने होल है, कोई ओपनिंग है जो 18 इंच से ज्यादा है या 30 इंच से उसकी लेंथ ज्यादा है, तो आप फौरन आपके जहन में आना चाहिए यार ये तो ओशा की वायलेशन है, यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन नहीं पहनी हुई वर्कर ने, दिस मीन दिस इज ए ग्रेव वायलेशन। और वहां पे आप कंट्रोल मेजर्स फौरन तौर पे लें, जहाँ पे वायलेशन हो रही है फौरन आप वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स लें, ठीक है जी। और इसके अलावा जो ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने आपको उनको रेफर करना, उनको रीड करना, उनको जाके सारा उनके ऊपर रिसर्च करना मैंने आपको सिखाया है। आपको लिंक भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप टाइम उसके ऊपर लगाना, शौक से उसको सीखना अब आपका काम है। मेरा काम है आपको गाइड करना, जो कि मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो बाकी जो है ना, आपके जो एक्सपोजर है, आपका जो फीडबैक है, नॉलेज है, जो आज की डिस्कशन से मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, ना आपने किया, आपने भी टाइम को यूटिलाइज किया, आपने कुछ सीखा, मैंने भी आपको सिखाया, ठीक है ना। तो दिस इज पॉजिटिव एंड नाउ दिस सेशन विल एंड वी विल मीट इन द थर्ड सेशन इंशाल्लाह विद अवर रिमेनिंग टॉपिक। और उसमें जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग वाला जो लास्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। बस ये देखे ना, सेकंड सेशन में आप एनर्जेटिक थे, बड़ा अच्छा आप लोगों ने